अब छेड़ोगे तो गिर जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा। कल मैं जब मेरे क्षेत्र में लोगों के बीच में, जनता के बीच में एक बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती के मंदिर का उद्घाटन भी था और ग्राम पंचायत की तरफ से विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण का कार्यक्रम भी था। और मैं जब वहाँ पहुँचा तो ग्रामवासियों का असीम उत्साह था। उन्होंने घोड़े पर बिठाकर मुझे बीच रास्ते से सभा स्थल तक और कार्यक्रम स्थल तक लेके गए। जब कार्यक्रम चल रहा था उस बीच में एक ग्रामवासी मेरे साथ में, जब मैं बोल रहा था तब एक स्लिप लेकर आए और मुझे कुछ काम के लिए डिमांड करी। मैंने वो स्लिप लेते ही एक स्वाभाविक मजाक के अंदर उसको कहा, क्या पर्ची लेके आए हो क्या? तब उसने कहा था, हाँ मैं पर्ची लेके आया हूँ। तब मैंने सहज भाव में उसको कहा कि विपक्ष वाले ये कहते हैं कि जो वर्तमान भजनलाल शर्मा जी की सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो पर्ची से चलती है, तो चलो आप भी हमें पर्ची दे दो, हम आपका काम कर देंगे। आधे घंटे का लगभग पूरा भाषण था जिसमें मैंने राज्य सरकार की उपलब्धियों से लेकर केंद्र सरकार के बजट पर अपनी बात कही और स्थानीय स्तर पर जो मैंने काम करवाए उसके बारे में मैंने बात कही। लेकिन उसके बाद आज जब मुझे पता लगा, उस मेरे भाषण में से कुछ जो मैंने उस पर्ची के बारे में उससे ग्रामवासी से बात की, उसको कट पेस्ट करके मीडिया में इस तरीके से एक 3 से 4 सेकंड का एक वीडियो वायरल करके ये बताया जा रहा है कि मैंने ये कहा कि सरकार पर्ची से चल रही है। मैं इसके बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान भजनलाल शर्मा जी की सरकार वो सरकार है जिन्होंने बीते 13 महीनों में राजस्थान में विकास के नए आयाम को राजस्थान की जनता के लिए स्थापित किया है। सोलर ऊर्जा के मामले में अगर बात करें, नौजवानों को नौकरी देने की बात करें, राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने की बात करें, तो ये वर्तमान सरकार ही ऐसी है जो पिछली कई सरकारों में अगर तुलना करेंगे तो मैं सोचता हूँ पिछले 13 महीनों का कार्यकाल एक ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है। संकल्प पत्र के जो घोषणा पत्र हमारा है उसको नीतिगत दस्तावेज बनाकर उनको पूरा करने की बात से लेकर अब इस बार वर्ष 2025-26 के बजट की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान सरकार गरीबों की, मजदूरों की, युवाओं की, दलितों की और समाज के हर एक तबके को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम कर रही है। भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान लगातार आगे बढ़ रहा है और कांग्रेस को और विपक्षी दलों को इस बात का इतराज़ है, एक सामान्य सा व्यक्ति सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं, तो उन्होंने जो पिछले 13 महीने में काम किए हैं, उनकी जो लगन है, उनकी जो मेहनत है और राजस्थान की जनता के प्रति उनका जो भाव है, निश्चित ही उससे कांग्रेस को और विपक्षी दलों को तकलीफ है। आने वाले 4 सालों में भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वर्तमान राजस्थान सरकार ऐतिहासिक विकास के को गति देगी, विकासशील राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएगी और प्रधानमंत्री मोदी के सपनों का भारत राजस्थान भी बनाएंगे। जब हमारा प्रदेश से समर्थ होगा, सक्षम होगा, तभी हमारा देश सुरक्षित, सक्षम और समर्थ होगा। तो मैं मीडिया में चल रहे इस वीडियो के बारे में आप लोगों से इतना ही आग्रह करता हूं कि जो व्यक्ति मेरे पास में व्यक्तिगत रूप से मेरे मिलने वाले हैं, परिचय वाले मेरे क्षेत्र के लोग हैं, स्वाभाविक रूप से उनसे जब बात होती है उसको मीडिया में कुछ इस तरीके से नैरेटिव सेट करने के उद्देश्य से पेश किया जाता है। तो मैं उस बारे में मेरा इतना ही कहना है कि वो मेरे लोग थे और जो मेरे से मिलने आते हैं, मैं हमेशा गंभीर नहीं रहकर ज़्यादातर हंसी मजाक बात करके उन काम करने का प्रयास करता हूं। इसलिए आपने देखा होगा बीते 1 वर्ष में मैं मेरे क्षेत्र में जहां जहां लोकार्पण विभिन्न कार्यक्रम में गया हूं, कहीं हाथी पर, कहीं घोड़े पर, कहीं और किसी सवारी पर, रथ पर, वहाँ मेरा स्वागत किया जाता है, मेरा सम्मान किया जाता है। ये सम्मान मेरा नहीं, ये भजनलाल जी की सरकार के पिछले 13 महीने के किए हुए काम के यात्रा का एक परिणाम है। और मैं आगे भी भरोसा देता हूँ कि हम सरकार के एक मजबूत प्रतिनिधि होने के नाते, चाहे वो क्षेत्र का काम हो, चाहे प्रदेश का काम हो, आने वाले समय में हम लोग उसको मजबूती के साथ में रखेंगे। सर, जो कथित तौर पे वीडियो की बात कही जा रही है, वो वीडियो क्या फर्जी है सर? नहीं, मैंने कहा है, मैंने पहले भी कहा है कि मेरी जब फेसबुक पेज पर लाइव चल रहा था, कोई फर्जी नहीं है। मैंने कहा, मैंने पहले भी बता दिया था कि एक व्यक्ति जब मेरे पास में आया था, स्वाभाविक रूप से उसको ये कहा था क्योंकि उन्होंने मुझे एक पर्ची दी थी। एक स्वाभाविक रूप से उनसे बातचीत करने का तरीका जो अमूमन हमारे क्षेत्र में होता है, इसी तरीके से कहा था। उसको किसी तरीके से गलत नहीं लिया जाना चाहिए। सर, क्या कहा था आपने? वो व्यक्ति जब स्लिप लेकर आए थे तो मैंने ये कहा था कि आप पर्ची लाए हैं क्या? तो वो कह रहे थे हाँ मैं पर्ची लेकर आया, मेरा कोई काम है।
तो मैंने उनको कहा था कि भाई आप पर्ची दे दीजिए, हम आपका काम कर देंगे, क्योंकि विपक्ष वाले कहते हैं कि हमारी जो सरकार है पर्ची से चलती है, इसमें ऐतराज़ किस बात का है। अगर हम लोग काम करते हैं, विकास करते हैं, राजस्थान को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, पर्ची के माध्यम से अगर हमारे पास में कोई संवेदना आती है, कोई बात आती है, उसको पूरा करने का काम हम भी करते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी करते हैं। तो मंत्री लोग संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे प्रश्नकाल में, क्या कारण? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों में सीपी जोशी जब विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय के इस समय में वो हमें सवाल पूछने ही नहीं देते थे। अभी हमारे वासुदेव देवनाथ जी अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरा खुले मन से हर एक विधायक को, जो विपक्ष का है या पक्ष का है, उसको खुले मन से प्रश्न पूछने की इजाज़त भी देते हैं। आपने देखा बहुत लंबे तरीके से विपक्ष वाले जब उनके पास में सारा उत्तर उपलब्ध करवा दिया जाता है, तो उसके बाद भी लीक से हटकर वो प्रश्न पूछते हैं। इस बारे में जो जानकारी उनके पास में होनी चाहिए वो उपलब्ध हो जाती है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की बातें जो प्रश्न में नहीं होती, वो बातें करना भी ठीक नहीं रहता। लेकिन एक भी ऐसा सवाल मंत्री के द्वारा कहीं कोई नहीं हुआ है जिसमें वो संतुष्ट नहीं हो, लेकिन विपक्ष की धर्म वो निभाते हैं। लेकिन मंत्री सक्षम है, मंत्रियों का हर एक जवाब उसी प्रश्न के अनुकूल होता है। पिछला सत्र देखें चाहे वर्तमान सत्र देखें, कभी ऐसी कोई परेशानी नहीं आई। ये कुंभ जो हादसा हुआ है साहब, उसमें राजस्थान की तरफ से कितने लोग लापता हैं? कुंभ में जो हादसा हुआ, तो आप भी जाके आए, तो राजस्थान में कितने लोग लापता हैं, कितने लोगों की मौत हुई, कोई इसका डाटा ही शेयर नहीं कर सकता? देखिए, मैं जिस दिन महाकुंभ के अंदर यह हादसा हुआ था, उसी दिन मैं रात को 10:30 बजे महाकुंभ में पहुंचा था। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं, राजस्थान सरकार को धन्यवाद करता हूं कि वहां राजस्थान मंडप नाम से जो राजस्थान के तीर्थयात्री महाकुंभ में जाते हैं, उनके लिए रहने की, खाने की व्यवस्था वहाँ की गई है। 500 से 1000 की संख्या में प्रतिदिन लोग वहाँ रुकते हैं। एक स्वादिष्ट भोजन भी है, रहने की व्यवस्था भी है, सब तरीके से उत्तम व्यवस्था है। लेकिन जिस रात को ये भगदड़ हुई, उस भगदड़ के बाद में कुछ लोग जो वहाँ घायल भी हुए हैं, कुछ मृत भी हुए हैं, कुछ लापता भी है, उनके बारे में भी सरकार की तरफ से वहाँ हमारे एक डेलीगेशन है राजस्थान मंडपम में, वहाँ हमारे आरएस अधिकारी लगे हुए हैं, वहाँ हमारी पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और उनकी तरफ से ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे पास में सूचना मिली है उसमें से कोई भी अगर व्यक्ति लापता होगा, उसके बारे में हमारा जो एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ मौजूद है, और सरकारी स्तर पर भी ये प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति लापता है उसको ढूंढा जाएगा, और अगर कहीं उसके बारे में जानकारी मिलेगी, और अगर बहुत ज़्यादा कोई विशेष आंकड़ा नहीं है राजस्थान का, जो मृत व्यक्ति थे उनके बारे में बता दिया गया है, लेकिन इधर उधर कहीं है तो उसके बारे में पता लगाकर सरकार आप लोगों के बीच में रखेगी। कोई संख्या भी लापता लोगों की तो सामने आई? अभी ऐसा कोई डाटा सामने नहीं आया है, हमारे पास में ऐसा कोई डाटा नहीं है कि कोई व्यक्ति लापता है, लेकिन अगर कोई हुआ होगा तो निश्चित इसी जानकारी करके उनके परिवारजन से भी संपर्क किया जा रहा है, और मीडिया के माध्यम से भी राजस्थान की जनता को बता दिया जाएगा। केकड़ी में कल कवर करके आया हूँ, तो वहाँ जो एक महिला की मौत हुई थी, उनके पति ने का कहना है कि मुझे जो है 15,000 का लिफाफा पकड़ा दिया कि आप जाके अंतिम संस्कार कर लो, कोई कागज नहीं दिया गया उन्हें, कोई डेथ। देखिए, इस बारे में मेरे पास में ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की बातें अगर आई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इस बात को रखकर इस पर उचित निर्णय लिया जाए। आपको क्या लगता है सर, उत्तर प्रदेश की सरकार को राज्यवार सूची जारी करनी चाहिए? अगर नहीं की अभी तक, कि कौन से राज्य से कितने लोग? देखिए, मैं आपके माध्यम से इतना आग्रह करना चाहूँगा कि हमारी सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा महापर्व जो है ये महाकुंभ का है, और हमारे जो विद्वान हैं, जो बुद्धिजीवी लोग ये कहते हैं 144 वर्षों के बाद में इस प्रकार का संयोग बनता है। मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि 26 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ में आप लोग पधारें। ऐसी व्यवस्था इससे पहले कभी नहीं हुई थी, ये बड़े बड़े लोग जो हैं वो कह रहे हैं, और इससे पहले भी महाकुंभ हुआ था, इससे पहले भी सरकारें थी, लेकिन जो व्यवस्था अभी इतनी माकूल व्यवस्था हुई है, मैं सोचता हूँ इससे पहले कभी नहीं हुई है। ये लोगों का हिंदू धर्म के प्रति, महाकुंभ के प्रति बढ़ता हुआ विश्वास है। सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार का जो उस महाकुंभ के लिए तैयारियां हैं, वो जनता का विश्वास इस पर है। और मैं इतना स्पष्ट कह सकता हूँ, ये जो भगदड़ हुई थी, ये जो घटना हुई थी, कोई न कोई एक सोची समझी साजिश कुछ असामाजिक तत्वों की हो सकती है। हालांकि ये जांच का विषय है, जांच के बाद भी पता लगेगा कि ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने इतने बड़े महाकुंभ के अंदर एक साजिश के तहत इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पर जांच कमेटी गठित कर दी। आने वाले समय में बहुत जल्द इसका परिणाम जनता के बीच में आएगा। लेकिन इतना कुछ व्यवस्थित तरीके होने के बाद भी इस प्रकार की छोटी घटनाएं सुनियोजित तरीके से हुई ऐसा लगता है। लेकिन आमतौर पर 1.5 महीने चलने वाले इस महाकुंभ में कोई घटना दूसरी नहीं हुई है। 20 करोड़ से ज़्यादा के करीब लोग इस महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं, और जब ये 25-26 तारीख के आसपास पूरा होगा
तब मुझे लगता है 30 करोड़ के पार जो तीर्थ यात्री हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो इसमें स्नान करके अपने आप को पवित्र करेंगे। मैं सोचता हूँ एक ऐतिहासिक अवसर भारतवासियों के लिए है और व्यवस्थाओं के लिए यूपी सरकार को और केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। ये 30 लोगों की मौत हुई, लेकिन आपने कहा छोटी घटना है, ये कैसे? मैं छोटी घटना नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो घटना हुई है वो किसी भी तरीके से ये जांच का विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच कमेटी बिठा दी है। ये साजिश हो सकती है, मैंने ऐसा कहा है, क्योंकि मैं भी वहाँ गया था, लेकिन हमने देखा एक सामान्य आदमी की तरह मैं वहाँ गया था, मैंने कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं लिया था। वहाँ सबके लिए, जो आम आदमी जाता है उसके लिए भी वही व्यवस्था है, वीआईपी जाता है उसके लिए वही व्यवस्था, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सबको स्नान करने का अवसर मिले। मैं भी गया था, मैंने भी वहाँ स्नान किया है, लेकिन कहीं कोई अव्यवस्था हमें वहाँ देखने को नहीं मिली। और कुछ जो अव्यवस्था की बात बता रहे हैं, मैं सोचता हूँ ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं थी। मैं खुद प्रत्यक्ष रूप से देख के आया था, इसलिए मैं तो ये सोचता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इतनी शानदार व्यवस्थाएं करी है और इतने लंबे चौड़े परिसर में जो ये लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं, उन्होंने भी धन्यवाद दिया सरकारों को। ऐसी व्यवस्था हमने पहले कभी नहीं देखी। धन्यवाद। अविनाश जी, एक सवाल है। आपकी सरकार ने आज धर्मांतरण को लेकर एक बिल सदन के ऊपर रखा है। इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है, क्या सजा का प्रावधान है, या इसके बिल के बारे में थोड़ा सा? देखिए, ये बिल आज ही विधानसभा के सदन पर आया है। इस बिल पर आने वाले समय में बहस होगी और बहस में आप सब लोगों के बीच में अभी ये जो बिल आज आया है ये आपके सामने रखेंगे। और क्योंकि प्रश्नकाल था, प्रश्नकाल के बाद में 0 ओवर में ये बिल हमने रखा है, उसके बाद भोजनावकाश की छुट्टी हो गई है। भोजनावकाश के बाद में हम लोग इसको पढ़ेंगे और विस्तृत रूप से जो भी ये जो बिल आया उसके बारे में आपको अवगत करा देंगे। निखिल आना।